हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स लेयर। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर 2026 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह है। वंशिका जैसे एक्टिव स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी डीएलएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट ऑफ द पेपर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 1 पे, विच आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है जब हम बात करते हैं एजुकेशन और सोसाइटी के बीच के रिलेशन की। Education is a major means of cultural transfer from one generation to the another. The need of society, social ideas and social values influence the form of education. Education and society need to be seen separately. या फिर a good education system is the product of a good society and a good society is the product of a good education system. तो इसमें हम अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, और जो डी स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है, वो भी सही है कि जो अच्छा एजुकेशन सिस्टम है वो तभी आएगा जब सोसाइटी जो है उसके अंदर एस्पेक्ट्स सही होंगे। एंड सेम गोज़ फॉर द सोसाइटी एज वेल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। उसी तरीके से सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, आइडियल्स के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन इन्फ्लुएंस होती है, और एजुकेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रांसफ़र होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सी पार्ट है दैट विल बी द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था, जो कि गलत चीज़ है वो पूछी गई थी। तो इसका आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी। इट इज़ मेयरली अ डिविजन ऑफ वर्क्स, इट इज़ एन एंशिएंट सिस्टम टू एस्टैब्लिश सोशल इक्वालिटी एंड यूनिटी, एट प्रेजेंट इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली इरेलीवेंट, या फिर it is a system of hierarchy based on birth which determines the status of a person in society. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि it is a system of hierarchy based on birth which determines the status of a person in society. Third question, in the Indian Constitution, by which amendment in the Article 21A provision for compulsory and free education for all children between 6 and 14 years was made? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, 86th, 91st, 93rd या फिर 100th। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि इट वाज द 86th अमेंडमेंट एंड द ईयर वाज 2002। क्वेश्चन नंबर 4, the word which was not added in the preamble of constitution by the 42nd amendment is सोशलिस्ट, सेक्युलर, डिग्निटी या फिर इंटीग्रिटी। तो 42nd अमेंडमेंट की वजह से 3 वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे, विच वर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसका आंसर होगा डिग्निटी, बिकॉज इट वाज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल इन द 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राइट्स टू कल्चर एंड एजुकेशन मेनली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर पुअर क्लास। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019? प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years, परमिशन टू गिव लिमिटेड कॉर्पोरल पनिशमेंट टू चिल्ड्रन, रिजर्वेशन ऑफ 25% इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर क्लास, या फिर पॉलिसी ऑफ नॉट फेलिंग एनी स्टूडेंट टिल क्लास 8। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2019 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह का फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटल हरासमेंट टू चिल्ड्रन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड is related to the recommendation of Kothari Commission, New Education Policy,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट? अगेन इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए. इसका आंसर है बी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986. इसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 भी बोला जाता है. इसने रिकमेंडेशन में था इसके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. वैसे तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, बट इंडिपेंडेंटली आपको इन सारे कमीशंस, पॉलिसीज़ और एक्ट्स के नेम्स के साथ साथ उनके ईयर भी याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन डज नॉट इंक्लूड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल पॉलिसीज, फैकल्टी एंड cumbersome curriculum, inappropriate स्कूल इन्वायरमेंट या फिर एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम. तो वेस्टेज और स्टैग्नेशन का मतलब यहाँ पर है कि जो बच्चे होते हैं वो प्रीमेच्योरली विड्रॉल ले लेते हैं स्कूल से, स्कूल आना छोड़ देते हैं. और कई बार स्टैग्नेशन का मतलब है रुक जाना, तो यानी कई बार वो क्लासेस में फेल होते हैं, उनकी वजह से उन्हें बार बार क्लास रिपीट करनी पड़ती है. तो इसका जो कॉज है वो इनमें से क्या चीज़ नहीं है. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक एजुकेशनल पॉलिसीज़. बाकी तीनों चीज़ें कॉजेज हैं विच लीड टू वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन. क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is not related to promoting inclusion in classroom? पहला, making suitable changes and arrangements in the physical environment of the classroom, adopting appropriate pedagogical methods in the instructional environment in the classroom, using similar educational techniques in the classroom for each and everyone, या फिर creating a multi-level, flexible and special needs friendly curriculum. इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है जो इंक्लूजन को प्रमोट करे. अब इंक्लूजन का मतलब होता है कि सबको साथ लेकर चलना. बच्चे जो हैं उन सबकी इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स होते हैं. क्लासरूम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको केटर किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक स्किल सेट, विच इज़ वाई वी प्रमोट इंक्लूजन इन द क्लासरूम. अब वो आप कर सकते हो बाय मेकिंग सूटेबल चेंजेस. उनके फिजिकल इन्वायरमेंट में आप हर तरह के TLMs इस तरीके से लाओ कि वो सबको केटर कर सके, सबकी नीड्स को, ऑडियो विजुअल हों. फिर आप अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल मेथड्स यूज़ कर सकते हो बच्चों के लिए, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हो. आप उनके लिए एक फ्लेक्सिबल करिकुलम डेवलप करवा सकते हो जिसमें हर तरह के बच्चे की जो नीड्स हैं, जिस तरीके से उसे सीखना आता है, वो काइनेस्थेटिक लर्नर होगा या वो विजुअल लर्नर है, हर तरीके से वो सीख पाए. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग सिमिलर एजुकेशनल टेक्निक्स. अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की. हर बच्चा क्लास में अलग है, तो उनको आप अलग अलग तरीके से केटर करो. हो सकता है कोई ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा सीखे, हो सकता है कोई डिबेट में अच्छा से सीखे समझे. तो इसलिए सबके लिए सेम मेथड यूज़ करना इज़ रॉन्ग. इट इज़ नॉट प्रमोटिंग इंक्लूजन इन क्लासरूम, इट इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग इंक्लूजन इन क्लासरूम. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ फॉर होम द वर्ड दिव्यांग इज़ यूज्ड आर people living a physically challenged life, people living a mentally challenged life, people living a physically, mentally challenged life due to any reason, be it congenital or accidental, या फिर none of the above. तो इसका आंसर है सी, क्योंकि जो वर्ड दिव्यांग है इट इज़ used to cover, it is intended to cover both physical and mental impairments. आगे चलते हैं पार्ट 2 पे. पार्ट 2 है assertion और रीजन टाइप क्वेश्चंस का. पहला क्वेश्चन 11. असर्शन कहता है द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया मैंशनड इन द प्रियम्बल रेफर टू द जनरल पब्लिक. इसका रीज़न ये बताते हैं. इन एनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ऑफ द स्टेट. तो दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब जनरल पब्लिक ही होता है. और जो दूसरी स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट. अब ये बात भी सही है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसलिए इसका आंसर है ए पार्ट कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड येस आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म emphasizes separation between the state and religions. The Indian Constitution gives everyone the freedom to practice and propagate their religion. There is no state religion. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड इसका आंसर है ए, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड आर द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन डिसेंट्रलाइजेशन governed power is dispersed to local levels instead of concentrating it at one place.
रीज़न ये बताते हैं, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो पहली स्टेटमेंट देखिए तो ये बिल्कुल सही है, डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने डेफिनेशन बताई है, विच इज़ करेक्ट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जो रीज़न की स्टेटमेंट है, दैट इज़ रॉन्ग। जो 73rd अमेंडमेंट था उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में की थी, ना कि अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में से पंचायती राज कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एसोसिएशन ये बताते हैं कि ऑन 15 अगस्त 1995 द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मिड डे मील स्कीम। और रीज़न उसका ये दे रहे हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड इन स्कूल्स वॉज टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन द सेकेंडरी एजुकेशन। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है कि हाँ, 15 अगस्त 1995 वॉज व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड द मिड डे मील स्कीम। अब जो रीज़न है उसमें हमें ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा है सेकेंडरी एजुकेशन, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव था इट वॉज बिकॉज टू इंक्रीज एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन प्राइमरी एजुकेशन, बेसिकली क्लासेस 1st to 5th के लिए थी, कि वहाँ के बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ सके, रिटेंशन बढ़ सके और अटेंडेंस बढ़ सके। कहाँ की? प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की। तो सेकेंडरी एजुकेशन इज़ रॉन्ग है। बाद में जाके इन 2007 एंड 2008 जो था इट वॉज एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी विच वॉज 6th to 8th क्लासेस, बट 1995 की जब हम बात करते हैं तब इट वॉज मेनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो इसका आंसर है सी पार्ट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। Next, question number 15. An essential condition for an inclusive classroom is a teacher who is aware, sensitive, and has appropriate pedagogical skills. Reason ये देते हैं, only students can plan to use the appropriate physical and technological facilities available in a classroom. तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, टीचर को बहुत अवेयर होना चाहिए किस तरीके की वो पेडागोजी यूज़ कर रहा है डाइवर्स लर्निंग नीड्स को केटर करने के लिए। उनका टीचर्स का एक बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, अपनी क्लास में इंक्लूसिवनेस को मेंटेन करके रखने का। सेकेंड स्टेटमेंट जो रीज़न की स्टेटमेंट है दैट इज़ रॉन्ग। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लान करने की या फिर क्लासरूम फैसिलिटीज़ को मैनेज करने की, दैट इज़ ऑफ द एजुकेटर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आगे चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हैज़ 3 मार्कर क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं, तो द वंस इन विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 16 आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चैलेंजेस? Briefly explain any 2 challenges facing by the Indian society. तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि social challenges are the problems that upset the peace in society and stop people from living well. Obviously, social challenge का मतलब आ जाता है हमारे दिमाग में प्रॉब्लम। अब सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिस वजह से जो लोग हैं वो अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं सोसाइटी में। अभी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पॉवर्टी की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, कुछ सोशल इम्पैक्ट की। और इनसे क्या होता है? इनसे अनफेयरनेस होती है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं इन प्रॉब्लम्स से। अब उन्होंने बोला ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 चैलेंजेस जो अभी इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है। तो पहला पॉवर्टी, कि अभी भी देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे कि फूड और शेल्टर नहीं मिलता, इस वजह से उनको अच्छी एजुकेशन भी नहीं मिलती, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं मिलती। सेकेंड इज़ ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इवन दो देयर आर लॉज अगेंस्ट इट, देर आर सम पीपल जिनको उनकी कास्ट की वजह से अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, विच स्टॉप्स देम फ्रॉम गेटिंग द सेम रिसोर्स एज अदर्स। और इन्हीं इश्यूज़ की वजह से क्या होता है कि होल कंट्री, जो हमारी पूरी कंट्री है, वो एक साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक ऐसे इश्यूज़ रहेंगे। और इन चैलेंजेस को, इन सोशल चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है थ्रू बेटर अवेयरनेस, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट हेल्प टू इंश्योर जस्टिस फॉर एवरीवन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाउ डू द वैल्यूज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस आवर एजुकेशन सिस्टम? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बहुत सारी वैल्यूज़ के बारे में बताया है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी। और यही वैल्यूज़ एक गाइड की तरह काम करती हैं जिसके ऊपर हमारे जो स्कूल्स हैं उनको चलना चाहिए। पहला, इक्वालिटी होनी चाहिए स्कूल्स में। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो इंश्योर करता है कि सभी बच्चों को
फ्रॉम 6 to 14 एज स्पेशली फ्री और कंपलसरी मैंडेटरी स्कूलिंग मिले, उनके बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। सेकेंड इज़ लिबर्टी ऑफ थॉट, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे जो बच्चा है वो अपने बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में सोच सके, वो क्वेश्चंस पूछ सके, एंड ही और शी हैज़ द फ्रीडम टू चूज़ व्हाट दे वांट टू लर्न। थर्ड इज़ सोशल जस्टिस, जो हमारे स्कूल्स होते हैं उनमें स्पेशल पॉलिसीज़ भी होती हैं जिस टू सपोर्ट गर्ल्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यहाँ पे इक्विटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो करके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट हेल्प्स क्रिएट रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर माइंडेड सिटीजन्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, थ्रो लाइट ऑन एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो जो RTE एक्ट है 2009 का, वो ये बता रहा है कि इंडिया के हर बच्चे के लिए एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और सभी को एक अपनी लाइफ में क्वालिटी एजुकेशन मिलना ही चाहिए। इसमें आता है पहला, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 हैव द राइट टू गो टू स्कूल विदाउट पेइंग एनी फीस। सेकेंड इज हेल्प फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इस लॉ के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिससे ये मेक श्योर हो कि जो चिल्ड्रन पुअर फैमिलीज से आते हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इन सभी को रेगुलर स्कूल्स के अंदर वो आएँ और पढ़ें। थर्ड इज़ फोकस ऑन क्वालिटी। ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि जो स्कूल्स में टीचर्स हो वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, और जो टीचिंग स्टाइल है, जो पेडागोजी है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो। और RTE एक्ट जो है वो ऐसे ही स्टेप उसने लिए हैं जिससे हर बच्चा, नो मैटर हु दे आर, दे हैव द पावर टू लर्न एंड सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 19, ये कहता है कि द अटेंडेंस रेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज लो। एज अ क्लासरूम टीचर, व्हाट 3 स्टेप्स कैन यू टेक टू इंक्रीज इट? तो पहली बात तो ये हम मान सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स क्लास मिस करते हैं तो अपने पीयर्स से बहुत पीछे रह जाते हैं, कंटेंट उन्हें आगे समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो एज ए टीचर हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि रोज़ वो स्कूल आएँ। तो हम वो कैसे करेंगे? पहला, मेकिंग लेसन्स फन। अपनी टीचिंग को मैं बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाऊंगी, अलग अलग एक्टिविटीज़ यूज़ करूँगी या कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगी जिससे बच्चों को एक्साइटमेंट हो क्लास में आने की। सेकेंड, रिवॉर्ड्स फॉर अटेंडेंस। बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना, कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स देना, उनको प्रेज़ करना, जिससे जो बच्चे रोज़ स्कूल आ रहे हैं उनको बहुत ही प्राउड फील हो कि यस स्कूल आना चाहिए, उनको देख के और बच्चे भी आएंगे। एंड थर्ड इज़ टॉकिंग टू पेरेंट्स। आई कैन कॉन्टैक्ट पेरेंट्स और उनसे मैं रीज़न पूछ सकती हूँ कि बच्चे को आप स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, एंड आप उन्हें अवेयर करा सकते हो कि वाई अटेंडिंग स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर ऐसी कोई घर पे प्रॉब्लम है तो यू कैन हेल्प द चाइल्ड, जिससे वो स्कूल आए और पढ़े। अगर हम क्लासरूम को बहुत ही वेलकमिंग और इंटरेस्टिंग जगह बना देंगे, एक सेफ स्पेस बना देंगे, तो जो बच्चे हैं वो रेगुलरली अटेंड करेंगे। क्वेश्चन 20, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल्स ओनली, नॉट ऑफ द सोसाइटी। राइट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। तो वेस्टेज का मतलब होता है ड्रॉपिंग आउट। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बीच में ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर लेते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। एंड स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी ग्रेड को रिपीट करना। स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, एक ही ग्रेड पे रुक जाने की, क्लास में रुक जाना। अब इन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ स्कूल की है, सोसाइटी की नहीं, बट एक्चुअली दिस इज़ रॉन्ग। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोसाइटी की भी हैं। पहला, मनी प्रॉब्लम, पॉवर्टी। बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनकी फैमिली के अंदर इतना इनकम सोर्स नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि बच्चे भी काम करने लग जाए, जिससे ये इशू सोशल और इकोनॉमिक इशू भी है, सिर्फ स्कूल का नहीं है। सेकेंड इज सोशल बिलीफ। बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोगों को लगता है कि गर्ल्स को एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो अनफेयर सोशल एटीट्यूड है, इस वजह से बहुत सारी गर्ल्स को बीच में ही स्कूलिंग छोड़नी पड़ती है। थर्ड, पुअर स्कूल क्वालिटी। अब जिनके पास पेरेंट्स के पास पैसे भी हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, बी एड गर्ल चाइल्ड बी एड अ बॉय, स्कूल जाएं, तो वहाँ के स्कूल्स हो सकता है उनके पास इतने टीचर्स ही ना हो, अच्छी फैसिलिटीज़ ही ना हो, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तो ये जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी क्या प्रायोरिटाइज़ कर रही है, एजुकेशन को कर भी रही है या फिर नहीं। तो इसीलिए ये जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये असल में हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी का मिरर दर्शाता है। और अगर हम इनको फिक्स करना है तो स्कूल्स के साथ साथ हमारी सोशल कंडीशंस को भी सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21,
What does the common school system proposed by various policy educational documents include? तो कॉमन स्कूल सिस्टम या फिर CSS, इन्होंने एक ऐसा प्लान किया था कि इंडिया के हर बच्चे को सेम हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। इसमें 3 पॉइंट्स। पहला, सेम क्वालिटी फॉर एवरीवन, यानी कि हर बच्चे को, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी सिटी में रहे, विलेज में रहे, उनको सेम स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग मिले और फैसिलिटीज़ मिले। सेकेंड, मिक्सिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जब अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्लास के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, उससे उन्हें साथ में रहना आएगा और सोशल गैप्स रिड्यूस होंगे। ईजी टू जॉइन एंड फिनिश, ये सिस्टम ये भी बताता है कि जो स्कूल्स हैं वो लोगों के घर के थोड़े पास होने चाहिए और अफोर्डेबल भी होने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी और हायर लेवल तक स्कूल के अंदर की जो 1st to 12th क्लास तक की स्कूलिंग है वो ईजिली कंप्लीट कर पाएँ। Question 22. You are a member of the school management committee of the school. What will be your role in the qualitative development of the school? तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या फिर SMC, अगर मैं एक SMC की मेंबर हूँ तो मेरा काम है कि स्कूल की इम्प्रूवमेंट पर मैं ध्यान दूँ और बच्चों और कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनको हम केटर कर पाएँ। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला, चेकिंग स्कूल्स फैसिलिटीज़, मैं ये चेक करूँगी कि स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि क्लीन वाटर, वर्किंग टॉयलेट्स, सेफ क्लासरूम्स जहाँ पे बच्चे कंफर्टेबली सीख सकें। सेकंड, इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, हम टीचर्स को सपोर्ट करेंगे कि वो लर्निंग बाय डूइंग या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, न्यू इनोवेटिव टेक्निक से बच्चों को पढ़ाएं, ना कि सिर्फ रोट मेमोरी पर फोकस करें। थर्ड इज़ इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज़, मैं इंकरेज करूँगी पेरेंट्स को कि वो इंटरेस्ट लें स्कूल में और बच्चे की लर्निंग में, और हम ये भी देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो बच्चों की ग्रोथ को सपोर्ट करने में हेल्प कर रही है और एक साथ आकर कुछ डिसीजंस ले रही है। ये चीज़ें करने से जो स्कूल है इट विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न एंड सक्सीड। Question 23. The dream of a developed India cannot be fulfilled without a good education system. Analyze this statement. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 20 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम फॉर एवरीवन। इसी को एनालाइज करने के लिए 3 पॉइंट्स। पहला, क्रिएटिंग स्किल्ड सिटीजन्स, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लोगों को स्मार्ट बनाता है, स्किल्ड बनाता है और रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जिससे दे कैन गेट बेटर जॉब्स एंड हेल्प द कंट्री ग्रो। इवन विदाउट जॉब्स दे कैन यूज़ देयर स्किल सेट फॉर सर्विस ओरिएंटेड वर्क। सेकेंड है इंकरेजिंग न्यू आइडियाज़, एजुकेशन से बच्चों को, लोगों को ये सिखाया जाए कि वो खुद के लिए भी किस तरीके से सोचें और हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ की उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व की जाए, नई नई इन्वेंशंस की जाए। थर्ड इज़ रिमूविंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, एजुकेशन के बिना जो पुअर या फिर मार्जिनलाइज लोग होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। एजुकेशन से सबको एक फेयर चांस मिलता है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का एंड ऑफ कोर्स इंडिया को सक्सेसफुल बनाने का। इसीलिए अ डेवलप्ड इंडिया या फिर विकसित भारत तभी पॉसिबल है जब हर सिटीजन को अच्छी एजुकेशन मिले। अब आ जाता है पेपर का पार्ट 4। 8 मार्कर क्वेश्चंस हैं, आपको कोई भी 5 करने हैं, 8 गिवन होंगे। पहला, योर कलीग्स यूजेस द सेम पेडागोजिकल मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स in the class. How will you prepare him to adopt pedagogical methods according to the special needs of different students? Give any 4 points in support of your answer. तो पहली बात तो हाँ, उस कलीग की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता, सबके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं लर्न करने के। तो हम सबके लिए एक रिजिड जो है करिकुलम वो यूज़ नहीं कर सकते, एक ही तरह की पेडागोजी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? पहला है इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, बच्चे किस प्रोसेस से सीखेंगे या फिर बच्चे कौन से प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, इन सब के अंदर हम वेरिएशन ले आए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है टिक टैक टो। हम एक 3x3 की ग्रिड बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसमें हम लिख देते हैं कुछ कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो भी टॉपिक है उसमें लिख दूँ डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फिर मैं लिख दूँ ड्रॉ अ पार्ट ऑफ द प्लांट, फिर मैं लिख दूँ प्रिपेयर अ रोल प्ले ऑन फोटोसिंथेसिस, या फिर मैं लिख दूँ डू अ डिबेट।
इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ मैंने बिल्कुल अलग अलग लिख दी। उसमें ड्राइंग भी आ गई, उसमें रोल प्ले भी आ गया, उसमें रिटन वर्क भी आ गया, उसमें कुछ ओरल भी आ गया, उसमें कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड भी आ सकता है। इससे क्या होगा, मेरी क्लास के जिस बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग से उसकी विजुअल जो है मेमोरी वो अच्छी होती है, तो वो कर लेगा। जिस बच्चे को स्पीकिंग स्किल में ज़्यादा कंफर्टेबल है वो डिबेट कर लेगा या फिर वो रोल प्ले कर लेगा। बच्चे अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चल जाएगा बच्चों को समझ आया या फिर नहीं आया। दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सेकेंड इज यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोचेज। मल्टी सेंसरी जैसे नाम से कह रहे हैं, मल्टीपल सेंसेस यूज़ हो, जैसे कि विजुअल सेंस, ऑडिटरी या फिर टैक्टाइल एलिमेंट्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो बुक्स चला सकते हो, या कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी दे दो बच्चों को जिससे बच्चे मटेरियल से सीख सकें। थर्ड इज इम्प्लीमेंट पीयर ट्यूटरिंग या फिर ग्रुप वर्क। जब बच्चों को आपस में आप पेयर कर देते हो तो एक साथ जब वो कोलैबोरेट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव एक दूसरे का सिस्टम बन जाते हैं। इससे बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, तो उनकी सेल्फ एस्टीम और सोशल स्किल्स भी बूस्ट होती है। फोर्थ, लेवरेज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सिंपल डिजिटल टूल्स आप क्लास में ला सकते हो, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, या फिर वीडियो बच्चों को दिखा रहे हो तो नीचे उसके सबटाइटल्स आ गए। इससे क्या होगा, इससे कोई बच्चा पीछे नहीं छूटेगा, सब अपनी पेस पर सीख सकते हैं। वीडियो रिपीट भी आप करवा सकते हो। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज से क्या होगा, जो हमारे कलीग है, क्वेश्चन में जैसे बताया, अपनी क्लासरूम में हर बच्चा रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड या फिर एबिलिटी, उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू सक्सीड। और इंक्लूसिव टीचिंग जो होती है उससे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती, बल्कि बच्चों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है और एक रिस्पेक्ट भी आ जाती है एक दूसरे के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एजुकेशन इम्पैक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी इम्पैक्ट्स एजुकेशन, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। तो ये तो बिल्कुल सही बताया उसने, एजुकेशन और सोसाइटी आर रिलेटेड, और इस तरीके से रिलेटेड है कि दे एक्ट एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के आगे और पीछे की साइड होते हैं एजुकेशन और सोसाइटी। इनका जो रिलेशनशिप है ना, बड़ा सिम्बियोटिक है। कैसे? सोसाइटी डिटरमाइन करती है गोल्स और वैल्यूज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सर्व करता है एज अ पावरफुल इंजन फॉर द सोशल चेंज और प्रोग्रेस। अगर मैं एजुकेशन के इम्पैक्ट की बात करूँ सोसाइटी पे, तो पहला, इट इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। मतलब सोशल चेंज की शुरुआत जो है वो एजुकेशन से हो सकती है। कैसे? एजुकेशन चैलेंज करता है रिग्रेसिव नॉर्म्स को, जितनी भी पिछड़ी जो रूढ़िवादी सोच है उन सबको एजुकेशन का करता है, चैलेंज करता है। एंड इट हेल्प्स प्रमोट वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म। तो इस वजह से एक बैकबोन बन जाती है जिससे हमारी सोसाइटी हेल्दियर हो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक हो। फिर आ जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब लोगों को हम मॉडर्न स्किल्स सिखाएंगे, उससे वो मॉडर्न स्किल्स एजुकेशन के थ्रू ही सिखाई जाएगी। इससे क्या होता है, जो पॉवर्टी की एक साइकिल है उसको हम तोड़ सकते हैं। थर्ड, पॉलिटिकल अवेयरनेस। एजुकेशन बच्चों को बहुत इन्फॉर्म्ड बनाता है, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन भी बना देता है। उससे उन्हें ये पता चलता है उनकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ हैं, और इसी वजह से दे कैन पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन गवर्नेंस। सोसाइटी का इम्पैक्ट देखें एजुकेशन पे, तो पहला, टू डिफाइन एजुकेशनल गोल्स। जो बच्चा सीख रहा है, लर्न कर रहा है, जो एजुकेशन वो गेन कर रहा है, उसके कुछ गोल्स होने चाहिए। वो कौन सेट करता है? सोसाइटी। सोसाइटी की जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ होती है ना, वही ये बताती है कि स्कूल में क्या सिखाया जाए। फॉर इंस्टेंस, एक सोसाइटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है, वहाँ पे स्टेम हैवी करिकुलम होगा। वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सब पे बात की जाएगी। सेकेंड इज रिफ्लेक्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। कई बार जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज होती है ना, एजुकेशन उसी को मिरर कर देता है। लेकिन जो मॉडर्न पॉलिसीज़ हैं उन्हें इस तरीके से वो यूज़ करती हैं इसको कि सोशल मोबिलिटी को हम ओवरकम कर सकें। फिर आ जाता है रिफ्लेक्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। एजुकेशन क्या करता है, केवल मिरर करता है जो हमारी नॉर्मल एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज हैं। लेकिन मॉडर्न पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हैं एज अ टूल फॉर सोशल मोबिलिटी टू ओवरकम दीज बैरियर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है एक नेशन की, वो इसी डायनामिक साइकिल पे डिपेंड करती है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी अगर होगी तो उसका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत रॉबस्ट होगा, और उसी से हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे, जो कि सोसाइटी को आगे इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 26, What vision does the Indian Constitution show about the education system of independent India?
Also, write about some important constitutional provisions related to education. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एजुकेशन को एक प्राइमरी टूल घोषित करता है टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक नेशन। ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क देता है कि हर एजुकेशन के पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए सीखने का। अगर हम देखें कुछ की एस्पेक्ट्स, तो पहला विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फाउंडर्स ने देखा कि जो एजुकेशन है वो सोशल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भी, which is why it aims to foster a scientific temper and preserve India's rich cultural heritage. कुछ important constitutional provisions की हम बात करें तो पहला है आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट के बारे में। ये बताता है कि education should be free and compulsory. It is a fundamental right for all children aged 6 to 14 years. फिर आता है आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये बताता है कि स्टेट को बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देनी है अंटिल दे कंप्लीट एज 6। आर्टिकल 46 फॉर वीकर सेक्शंस मैंडेट करता है स्टेट को टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसी के साथ साथ आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी राइट्स, ये प्रोटेक्ट करता है द राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी, ये है पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए कि आप अपने चिल्ड्रन को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल विजन हमेशा एक बेडरॉक रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 27। What do you understand by corporal punishment? Give your opinion in 4 points on corporal punishment in schools. Also write about the policy dimension related to this. तो corporal punishment क्या होता है? ये एक तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन है जहाँ पे फिजिकल फोर्स को यूज़ किया जाता है जिससे पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो। ट्रेडिशनली तो इसको डिसिप्लिन के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न पेडागोजी और लॉ इसको एक वायलेशन मानते हैं बच्चे की फंडामेंटल राइट्स का। अब इसके अंदर हम ओपिनियंस या पॉलिसी डायमेंशन लिखे तो पहला आ जाता है डिग्निटी एंड राइट्स। दिस शुड बी प्रोहिबिटेड बिकॉज इट वायलेट्स अ चाइल्ड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, और ये फंडामेंटली डीह्यूमनाइजिंग है किसी बच्चे को मारना या किसी को भी मारना, इनफैक्ट किसी पर भी हाथ उठाना। सेकेंड, इट कैन कॉज, इनफैक्ट इट कॉजेज साइकोलॉजिकल हार्म। इससे लॉन्ग टर्म इशूज़ जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है विच कैन हिंडर एकेडमिक सक्सेस। थर्ड, इनफेक्टिवनेस। रिसर्चर्स ने तो ये बताया है कि इससे कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होता, बल्कि इंक्रीज्ड एग्रेशन और बढ़ जाता है और एक डर का माहौल भी बच्चों में आ जाता है। फोर्थ, इरोजन ऑफ ट्रस्ट। जब भी कोई टीचर बच्चे पे हाथ उठाता है तो उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और बच्चे के लिए स्कूल इन्वायरमेंट बहुत अनसेफ हो जाता है। उसका मन ही नहीं करेगा स्कूल आने का जब उसको पता है कि वहाँ पे उसके साथ जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज़ की जाएगी। पॉलिसी डायमेंशन में अगर हम देखें तो सेक्शन 17 ऑफ द RTE एक्ट 2009 इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट इन स्कूल्स, मेकिंग इट अ पनिशेबल ऑफेंस। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें 2015 की, तो वो इसको क्रिमिनलाइज करता है बाय स्टाफ इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस दैट कॉज मेंटल या फिर फिजिकल सफरिंग। NCPCR गाइडलाइंस की बात करें तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं कि आप अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पे पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज यूज़ करें, ना कि इस तरीके की। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको एंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। हम स्टूडेंट सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक, नॉन वायलेंट डिसिप्लिन भी यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है क्लासरूम और जो स्कूल है वो एक सेफ और एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। थ्रो लाइट ऑन द नीड फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड द ऑब्स्टिकल्स एसोसिएटेड विद इट। डिस्क्राइब सम ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन सो फार बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। तो ये तो हम मानते ही हैं कि जब आप किसी गर्ल को एजुकेट करते हो तो आप पूरी फैमिली को एम्पावर करते हो एंड अल्टीमेटली पूरे नेशन को। तो ये एक फंडामेंटल राइट है। अब नीड क्या है? पहला एम्पावरमेंट,
इससे जो गर्ल्स हैं उनको एक इंडिपेंडेंस मिलती है टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन लाइव्स, देयर हेल्थ, देयर करियर। सेकेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेटेड जो विमेन होती हैं दे पार्टिसिपेट इन द वर्क फोर्स, जिससे हाउस होल्ड की इनकम भी बढ़ती है एंड ऑफ कोर्स नेशनल जीडीपी पे भी कंट्रीब्यूशन आता है। अब ऑब्स्टिकल्स जो इससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो हैं सोशो कल्चरल बैरियर्स। जो एक पैट्रियार्कियल सोच है, एक नॉर्म जो है कि बॉय एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और लड़कियों को सिर्फ फ्यूचर होम मेकर्स देखा जाता है, ये सोच एक बैरियर है। दूसरा, सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कंसर्न्स ये भी हैं कि इज़ इट सेफ, और कई बार स्कूल्स के अंदर वॉशरूम्स जो हैं वो होते भी नहीं है सेपरेट। दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न जिससे बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है रेट बढ़ जाता है स्कूल्स में। जो गर्ल्स हैं वो स्कूल्स इसी वजह से छोड़ देती हैं। अब मेजर स्टेप्स टेकन हम देखें तो आ जाती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ऐसा कैंपेन जिसने अवेयरनेस फैलाई टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज इंटेंडेड फॉर गर्ल्स। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, एक छोटा सा डिपॉजिट स्कीम जिससे पेरेंट्स को इंकरेज किया जाए, इनफैक्ट इंकरेज किया जाता है टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन या फिर मैरिज एक्सपेंसेस फॉर द फीमेल चाइल्ड। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में सिचुएटेड है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। फिर आता है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी कि फिक्स डिपॉजिट देता है गर्ल्स को फ्रॉम द SC/ST कम्युनिटीज़ हु पास मिडिल स्कूल एंड एनरोल इन सेकेंडरी स्कूल। वैसे तो बहुत तरीके की इस तरीके के प्रोग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन हमारे सोसाइटल एटीट्यूड में चेंज लाना, शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट एवरी गर्ल कैन रीच हर फुल पोटेंशियल। आगे चलते हैं क्वेश्चन 29 पर। An inclusive society is possible only through inclusive education. What 4 methods would you adopt to make inclusion possible in your classroom? Explain with examples. Inclusive education का मतलब होता है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं, regardless of their physical, intellectual या फिर social differences, सबको एक साथ पढ़ाना, एक साथ लेकर चलना। और ये एक फाउंडेशन होती है टू बिल्ड अ ट्रूली इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? कुछ मेथड्स हैं। पहला, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हम सिर्फ एक रिजिड वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच यूज़ ना करें, बल्कि टीचिंग मेथड्स को इस तरीके से टेलर करें कि वो हर किसी की डाइवर्स लर्निंग नीड्स को केटर कर सके। फॉर एग्जांपल, वो बच्चे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज है उनको थोड़ा सिंप्लीफाइड टेक्स्ट दे दो, वाइल वो बच्चे जिनकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करानी है उन्हें आप थोड़ा सा एडवांस आर्टिकल दे दो। इससे दोनों को ही टॉपिक समझ आ जाएगा, बस उनके पेस पर। सेकंड, कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर पीयर ट्यूटरिंग। बच्चों को आप पेयर कीजिए विद जिनकी एबिलिटीज़ अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, असाइनिंग अ बडी टू हेल्प अ स्टूडेंट विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, जिससे वो भी क्लासरूम की हर एक्टिविटी में पार्ट ले सकें। थर्ड, यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेट किया जाए जिससे हर तरह के जो बच्चा है उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए हम ऑडियो या फिर स्पीच टू स्पीच ऐप यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे को राइटिंग चैलेंज है उनके लिए आप स्पीच टू टेक्स्ट ऐप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज क्रिएटिंग अ मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट। यहाँ पे है कि अलग अलग सेंसेस जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी या टेक्टाइल, इनसे हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें ताकि हर तरह के जो लर्नर्स हैं वो इंगेज हो पाए। इसमें आप कुछ फिजिकल मॉडल्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो या वीडियोस दिखा सकते हो। तो इन्हीं तरीके की सारी इंक्लूसिव मेथड्स को, टेक्निक्स को यूज़ करके जो टीचर है वो क्लासरूम को एक ऐसा स्पेस बना देगा जहाँ पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाएगा, हर बच्चे को वैल्यू फील होगी एंड दे विल फील सपोर्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। What were the 5 major proposals of the new education policy 1986? To what extent do you think these have been implemented? तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE 1986 थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी टू इम्प्रूव एक्सेस, इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन इंडियन एजुकेशन। इसकी 5 मेजर प्रपोजल्स थे। पहला,
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, जिसमें था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। सेकेंड वॉज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। थर्ड, एडल्ट एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी थ्रू मास लिटरेसी कैंपेन्स। फोर्थ वॉज द फोकस ऑन विमेंस एजुकेशन, जिससे जेंडर डिस्पैरिटीज रिड्यूस हो जाएं। फिफ्थ वॉज वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए जाए। अब इसका एक्सटेंट इम्प्लीमेंटेशन का था UE strengthened through the Right to Education Act 2009. Infrastructure improved, but quality gaps remain in rural areas. जो लिटरेसी रेट था इट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, लेकिन अभी भी एडल्ट इलिटरेसी परसिस्ट करती है। कंक्लूजन में इस पॉलिसी ने पार्शियल सक्सेस अचीव किया, लेकिन क्वालिटी के अंदर और इक्विटी के अंदर चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज a fundamental requirement of a modern education system? Explain the meaning of democratic values and give 4 suggestions for inculcating them into school education. तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक बच्चे को प्रिपेयर कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह पाए। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उसमें आते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और पार्टिसिपेशन। इसके अंदर मेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की मैं बात करूँ तो उसमें है रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, स्पेशली इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में। अब इनको हम किस तरीके से इंकलकेट कर सकते हैं? पहला, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बच्चों को स्टूडेंट काउंसिल बनाने के लिए इंकरेज किया जाए, क्लास में डिस्कशंस हो। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, कोई बायसनेस ना हो। थर्ड इज़ ग्रुप एक्टिविटीज़, आपस में टीम वर्क और कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। फोर्थ, वैल्यू बेस्ड करिकुलम, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक कंटेंट पे फोकस ना करके राइट्स पर, ड्यूटीज़ पर, सिटीजनशिप के बारे में भी लेसन्स दिए जाएं। इन कंक्लूजन, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं एजुकेशन में, दे हेल्प डेवलप रिस्पॉन्सिबल, अवेयर और एक्टिव सिटीजन्स विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन लाइक इंडिया। तो ये था हमारा 2025 एजुकेशन एंड सोसाइटी DLED फर्स्ट ईयर पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप ये एनालिसिस आपकी 2026 एग्ज़ाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम अपने 500 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन से बहुत करीब हैं। चैनल पर चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 2025 एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, वो आप जाकर ज़रूर देख लें। अंटिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे मोटिवेटेड एंड हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.